आ जाइए। स्टार्ट करें। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास में हम पढ़ा था बायोलॉजी सारे के साथ। बाद मैंने क्या होता है तो मैंने पढ़ा था कि हमारी बॉडी आवाज प्रॉपर नहीं आ आवाज कट रही है। साउंड मुझे हेलो हेलो। चलिए एक बार फिर से आपको नमस्ते। आइए अपने और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं फटाक से मुझे आंसर करके बता दो कि मेल गैमेट का नाम क्या होता है और फीमेल गैमेट का नाम क्या होता है। तो लड़का और लड़की में अलग अलग क्या बनती है? युग्मक कोशिकाएं बनती हैं। युग्मक कोशिकाएं या जनन कोशिकाएं क्या होती हैं? वो कोशिकाएं जो जनन में काम आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि जो सबसे पहले जो ये गैमेट्स बन जाते हैं उसके बाद दूसरा जो फेज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि जो स्पर्म्स मेल बॉडी में बनते हैं उनका कहां पे जाना? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करना इंसेमिनेशन कहलाता है। तीसरा आता है फर्टिलाइजेशन जिसको हम निषेचन कहते हैं। फटाक से मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि फर्टिलाइजेशन होता कहां है। अगर आपसे पूछ ले कि फर्टिलाइजेशन या जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो होती कहां है तो आप क्या बताओगे? कहां पे होती है बेटा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस? मैम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां पर? तो किस पार्ट में होती है? तो आप बताएंगे बेटा कहां पे? तो वो होती है इस हिस्से में। ये जो यहां से ये नली जाती है और इस नली को क्या कहते हैं? इसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसको हम अंडवाहिका नली कहते हैं। और निषेचन होने के बाद मैंने कहा था यहां से स्पर्म्स की एंट्री होती है और यहां पे क्या होते हैं? एग होते हैं। वो बन के यहां आ जाता है। तो स्पर्म और एग जब जुड़ता है दोनों का संलयन होता है तो एक नया सेल बनता है। उसको जाइगोट कहते हैं। उसको युग्मनस कहते हैं। अब ये जाइगोट यहां से होता हुआ इस यूट्रस में यहां धस जाता है। इस यूट्रस की इस गर्भाशय की दीवार से लग जाता है यहां पे और अगले 9 महीने तक ये यहीं पे रहता है वूम्ब में। इसको वूम्ब या यूट्रस कहते हैं। इसको हम गर्भाशय कहते हैं। ठीक है। और क्या इस जो ये वाला यूट्रस है इसी की दीवार से जब ये आपका यहां से जाइगोट यहां आके धस जाता है तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फिर अगले 9 महीने तक ये बच्चा यहीं पे रहता है। इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। इसका भ्रूणीय विकास होता है। इसके धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं और 9 महीने के बाद इस बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे रिप्रोडक्शन की फेजेस होती है बेटा। अब मैंने कहा था कल की क्लास में मैं आपको एक चीज पढ़ाने वाली हूं। उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा कुछ चीजें हैं जो बड़ी ध्यान से पढ़ लेना। हाँ प्लेसेंटा के बारे में लाला हम अभी सब कुछ बातें करेंगे। हम थोड़ा सा वेट करो बेटा। देखो होता क्या है मैंने कहा कि 9 महीने तक 9 मंथ्स तक बच्चा कहां रहता है? तो 9 मंथ्स तक बेबी कहां रहता है? तो वो रहता है फीमेल के यूटेरस में। यूटेरस को आप यूटेरस भी कह सकते हैं और वूम्ब उसको गर्भाशय भी कह सकते हैं। तो गर्भाशय में 9 महीने तक रहता है। अब ये बच्चा क्योंकि मां के वूम्ब में है गर्भाशय में है तो ये अपने आप तो खाना पीना कुछ भी ले नहीं सकता है। तो इसको खाना पीना है ना सारे न्यूट्रिशन सारा का सारा ऑक्सीजन सारा का सारा खून सब कहां से मिलता है? मां से ही मिलता है। अगर अगले 9 महीने तक ये सारा का सारा क्या क्या इस बच्चे को बेबी को क्या क्या बेटा ध्यान से सुनना क्या क्या ब्लड का मतलब खून और साथ में न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व यानी कि ऐसे तत्व जिनसे इस बच्चे को एनर्जी मिलेगी और साथ में ऑक्सीजन साथ में पानी विटामिन हार्मोन्स ये सब कुछ सारा का सारा चीज कहां से मिलती है? मदर से मां से मिलती है। अब कैसे मिलती है? तो मां और बच्चे के बीच में ना एक मेम्ब्रेन बन जाती है एक झिल्ली बन जाती है। इस तरीके से मां और बच्चे के बीच में इस तरीके से टिश्यूज की एक मेम्ब्रेन बनती है ऐसे और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। जो लाला राम जी ने क्वेश्चन पूछा अभी है ना। तो इस तरीके से मेम्ब्रेन बनती है। इसको कहा जाता है प्लेसेंटा और हिंदी में अपरा कहा जाता है बेटा अपरा। अब इसी प्लेसेंटा से खून आएगा बच्चे तक। इसी प्लेसेंटा से न्यूट्रिएंट्स आएंगे। इसी से ऑक्सीजन आएगा। इसी से पानी आएगा। सब कुछ इस नाल से होता हुआ कहां पे? बच्चे तक पहुंचता है। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि मां अपने बच्चे को कहां से खाना पीना देती है? गर्भ नाल से। गर्भ का मतलब वूम्ब और नाल का मतलब नली। ऐसे नली से बन जाती है। उसी नली से पूरा का पूरा खून ऑक्सीजन सारी चीजें बच्चे तक पहुंचती हैं। अब बेटा यहां से एक क्वेश्चन आता है जो रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा कि इस प्लेसेंटा में आर्टरीज और वेन्स की संख्या कितनी होती है? एक बात याद रखना खून के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन पानी सब कुछ खून में घुल के आता है बच्चे तक। मां से बच्चे तक
सारी की सारी चीजें कहां पे आती हैं आप बताओगे बेटा? सारी की सारी चीजें आपकी खून से होती हुई, इस नली से होती हुई खून के थ्रू पहुंचती हैं। तो इस प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है? दो आर्टरीज होती हैं, दो आर्टरीज को हिंदी में लिखना धमनियां। दो धमनियां होती हैं और एक वेन होती है बेटा। एक वेन का मतलब होता है सीरा। दो धमनी और एक सीरा होती है इस अपरा में, इस प्लेसेंटा में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आर्टरीज वेन्स क्या होती हैं? ऐसे पतली पतली नलियां होती हैं बेटा। ऐसे ऐसे मान लो एक आर्टरी हो गई, फिर इधर से एक और आर्टरी होगी और एक वेन हो गई बेटा। ये इधर वाली वेन बना दी, तो ऐसे पतले पतले पाइप है इसी टिश्यूज की मेम्ब्रेन, इसी झिल्ली के अंदर। तो इसी से ही खून आएगा, खून के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ऑक्सीजन आएगा, पानी आएगा, सब कुछ अगले 9 महीने तक। और 9 महीने के बाद जब जन्म होता है तो डॉक्टर कैंची से क्या करते हैं? इस प्लेसेंटा को काट देते हैं, इस प्लेसेंटा को काट देते हैं और बेटा इसको काट के बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और बच्चे का आपने देखा होगा नाभि से एक छोटा सा एम्बिलिकल कोड, इसका जो किनारा लास्ट में बच्चे की नाभि से जाता है ना, उसको एम्बिलिकल कोड कहा जाता है। वो सूख के फिर गिर जाता है 7, 8, 10, 11 दिन में वापस बच्चे का ना गिर जाता है नीचे सूख, है ना। तो याद रखिएगा ये प्लेसेंटा जिसको हम अपरा कहते हैं, ये अपरा मां और बच्चे के बीच की मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू मां अपने बच्चे को सब कुछ देती है और इसी से ही बच्चा जिंदा है अगले 9 महीने तक। अगले 9 महीने तक इसी से ही जिंदा रहता है बच्चा। और इसमें क्या होती है? इसमें दो धमनियां होती है, एक सिरा होती है, इसमें दो आर्टरीज और एक वेन पाई जाती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो गया। चले अब आगे चले। मैम बच्चादानी किसको कहते हैं? यूट्रस को हम आम भाषा में बच्चादानी कहते हैं, ठीक है। बच्चा जहां पे रहता है उसी को तो ही बच्चादानी कहते हैं, राइट। चलिए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो ये 9 महीने तक अब बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, थोड़ा सा यहां से 1-2 पॉइंट समझ लो। मैंने कहा था स्पर्म ओवा के साथ जुड़ेगा, शुक्राणु अंडाणु के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? वो अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा, उस अंडे का निषेचन हो गया। तो यहां पे लिखा हुआ फर्टिलाइज्ड एग। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जब स्पर्म ओवा से जुड़ता है तो इनके जुड़ने से एक नया सेल बनता है, उस सेल को हम जाइगोट कहते हैं, उसको हम युग्मनस कहते हैं। और पता है एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जाइगोट कैसा सेल है? एक सेल है, इसमें 2 सेल है, 50 है, 100 है, कितनी है? तो याद रखिएगा जाइगोट जिसको हम हिंदी में युग्मनस कोशिका कहते हैं, ये सिंगल सेलुलर होता है, एक ही सेल वाला होता है, इसमें एक ही सेल बनी है। इस अंडे को फर्टिलाइज किया, निषेचित हो गया ये अंडा, तो उसी से ही एक नया सेल बन गया। उसी सेल को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम जाइगोट, उसी को हम युग्मनस कहते हैं, उसी को हम युग्मनस कहते हैं। तो ये फर्टिलाइज्ड एग बोलो या इसी को आप जाइगोट बोलो, बात बराबर है बेटा, क्योंकि ये अंडा फर्टिलाइज होने के बाद ही तो जाइगोट बना है ना। तो ये जाइगोट बन गया। अब क्या होगा? ये जाइगोट अपने आप को डिवाइड करेगा, ऐसे अपने आप को विभाजित कर दिया। देखो अब एक से आपको दिख रही है 2 जाइगोट बन गई, ऐसे देखो 2 सेल बन गई ऐसे, तो इसको 2 सेल स्टेज बोलेंगे। फिर 2 से देखो 4 बन गई, 1 2 3 4, 4 से 8 बन गई वैसा बेटा, ऐसे आगे से आगे डिवीजन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, है ना। 8 से फिर कितनी बन गई? 16 स्टेज पे चल गई। अब इसमें बहुत सारी सेल्स आ गई, इसमें हजारों लाखों सेल्स आ जाएंगी, तो इसी स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, इसी स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट कहां जाएगा? मां के यूट्रस की लाइन के साथ जाके चिपक जाएगा और चिपक के यहां से आगे यही बच्चा बनेगा। अब जब ये 4 वीक का हो जाएगा तो इसको फीटस कहा जाता है ना। फिर ये 10 वीक का हो गया, फीटस थोड़ा सा ऐसा बड़ा हो गया, इसके ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। ऐसे ही 16 वीक का हो गया, फिर 20 वीक का हो गया पूरा। ऐसे करते करते पूरी प्रेगनेंसी जो होती है वो 40 वीक की मानी जाती है, 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी मानी जाती है। तो आप डेज में लिखोगे तो आप खुद अपना निकाल लेना, ठीक है। तो 40 वीक के बाद इस बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है और इस बच्चे का जन्म हो जाता है। अब जो मैं आपको चीज बताने जा रही हूं प्लीज उसको ध्यान से सुनिए। बच्चे को जब इसमें 4 वीक का होता है तो इसको फीटस कहना शुरू कर देते हैं, हिंदी में इसको शिशु ही कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसको फीटस कहते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही ये 20 सप्ताह से ऊपर आ जाएगा तो इसको बाद में नाम दिया जाता है इम्ब्रियो। इम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, इसको भ्रूण नाम दे देते हैं। और बाद में जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको हम बेबी कह देते हैं, है ना, छोटा बच्चा या इन्फेंट कह देते हैं, शिशु कह देते हैं। तो ये बात आपको याद रखना, ये बात आपको याद रखना है। तो इस तरीके से बच्चा बनता है। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बना वो सुनो। यहां से पहला क्वेश्चन बना कि जाइगोट कैसी सेल होती है। फिर आपसे पूछेगा ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे जाइगोट जब अपने आप को डिवाइड करके, युग्मनस कोशिका अपने आप को विभाजित करके अनेकों कोशिका बना देती हैं, बहुत सारी सेल्स बना देती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट से ही आगे चलकर ऐसे फीटस, फीटस से इम्ब्रियो भ्रूण, और भ्रूण से वो बच्चा कि बेबी या इन्फेंट कह देते हैं जब उसका जन्म हो जाता है तब। और प्रेगनेंसी कितनी होती है? आप बोलोगे 9 मंथ्स की, या हेल्दी प्रेगनेंसी 40 सप्ताह की मानी जाती है। अब कभी कभी होता है 7वें महीने बच्चा हो सकता है, किसी को 8वें में हो सकता है, किसी को 9वें में भी हो सकता है, ठीक है। वो कंडीशन होती है सबकी अलग अलग। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है बेटा, इस तरीके से स्टेजेस बनती है। तो ये हमने यहां तक की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया कि कैसे कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या क्या फेजेस चलती हैं, किस तरीके से चलती हैं, और ये प्लेसेंटा क्या होता है और इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। बेटा अभी तक तो सिर्फ मैंने ये बताया रिप्रोडक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और फीमेल कैसे काम करता है। तो आप हेडिंग देंगे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे ही फीमेल से बनते हैं, सारी चीजें हम यहां पढ़ डालेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कैसे काम करता है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी नई नई, ठीक है। नर जनन तंत्र कैसे काम करता है,
सबसे पहला अगर आपसे पूछ ले कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेल बॉडी में कहां होता है, तो जिस हिस्से में होता है उसको पेल्विक रीजन कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन कहां होती है, जैसे मैं आपसे पूछूं लीवर की लोकेशन क्या है, ब्रेन की क्या है ना, तो कुछ ना कुछ तो जगह होगी ना फिक्स, वहीं पर तो हो सकता है। बेटा ये आगे पढ़ाएंगे, ये एग फ्रीजिंग क्या होता है, स्पर्म फ्रीजिंग क्या होता है, अभी नहीं बात करते, ठीक है। चलो अभी फिलहाल सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे पता कर लेते हैं कि पेट में जो पल रहा है बच्चा वो लड़का है या लड़की है। हालांकि वो इलीगल है, कभी होना भी नहीं चाहिए ऐसा, ये मतलब भारत देश में तो इलीगल है, बाकी आप कनाडा यूएस जाओगे वहां पर ये चीजें इलीगल नहीं है। वहां पे तो डॉक्टर्स खुद ही बता देते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड रहती है तो वो दुबई रहती है, दुबई में उनको ट्विंस बच्चे थे तो उनको पहले ही डॉक्टर ने बताया था कि उनको एक लड़का और एक लड़की है होने वाले, लेकिन अपने इंडिया में इलीगल है। उसके पीछे क्या है, जो कन्या भ्रूण हत्या है ना, उसके पीछे चलते ही लोगों की मानसिकता, आज ही मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, सब बातें अपन आगे डिस्कस करेंगे, कैसे पता लग जाती है सारी चीजें, ठीक है। नंदिनी जी आगे बात करेंगे, फिलहाल पहले ये पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो लोकेशन कहां होता है, ये पेल्विक रीजन में होता है, ठीक है। पेल्विक रीजन में या पेल्विक पार्ट में होता है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिंदी में लिखना श्रोणी भाग में होता है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव, कुछ ऐसा दिखता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। ये कंप्लीट नर जनन तंत्र है। इसको पूरे देखो, सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे अंगों का जो एक ग्रुप बन जाता है, उसी को आप सिस्टम कहते हो। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, यूरेटर भी तो एक ऑर्गन है, टेस्टिस भी ऑर्गन है, तो इन ऑर्गन्स के ग्रुप को ही तो आप क्या बोलोगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलोगे। ये जिस हिस्से में होता है उसको पेल्विक रीजन या पेल्विक पार्ट कहा जाता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ये 4 भागों में बंटा हुआ होता है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे कैसे, सबसे पहला आप लिखोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला भाग होते हैं वो होते हैं वृषण, वृषण टेस्टिस, वृषण। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है एसेसरी डक्ट्स। नंबर 2 पे आते हैं, उनको बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स, सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ नलियां होती हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में काम आती हैं, उनको सहायक नलिकाएं या एसेसरी डक्ट्स कहते हैं। और तीसरी आती है मेल ग्लैंड्स, ऐसी ग्रंथियां जो सिर्फ लड़कों में होती हैं, उनको पुरुष ग्रंथियां कहते हैं या मेल ग्लैंड्स कहते हैं। एक नाम आपने सुना होगा, आजकल बहुत बड़ा कैंसर चल रहा है लड़कों में, प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है लड़कों के अंदर, 2 होती है वैसे, उनके अंदर जब कैंसर हो जाता है तो उसको प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, राइट। आप लिखेंगे मेल ग्लैंड्स, या आप लिख दो पुरुष ग्रंथियां, या आप लिख दो नर जनन ग्रंथियां। ये तीसरा हिस्सा है मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का, लिख दो नर ग्रंथियां भी लिख सकते हो। बेटा इसका नर ग्रंथियां नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सिर्फ नर में होंगी, लड़कों में होंगी, लड़कियों में ऐसी कोई ग्लैंड्स नहीं। और 4 नंबर पे आता है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, वो हिस्सा जो एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है, जेनाइटल एरिया, तो लिख दो बाहरी जननांग हिस्सा, बाहरी जननांग भाग, जननांग भाग। तो कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ये चारों हिस्से किसके होते हैं, मेल बॉडी में होते हैं। फीमेल्स में ऐसे कोई नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कभी कभी एग्जामिनर ना पता कैसे क्वेश्चन पूछता, 3 ऑप्शन डाल देगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम और एक डाल देगा मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम, पूछेगा इनमें से कौन सा हिस्सा है जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, या पूछेगा इनमें से कौन सा हिस्सा फीमेल में नहीं पाया जाता। तो आपको पहले तो नाम पता होना चाहिए इन ऑर्गन्स के, ठीक है। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्या, पहला होता है टेस्टिस, जिसको वृषण कहते हैं। दूसरा आप बताओगे एसेसरी डक्ट्स, कुछ नलियां होती हैं, सहायक नलिकाएं। और तीसरा कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही पाई जाती हैं, उनको नर जनन ग्रंथियां या पुरुष ग्रंथियां कहते हैं। और 4th वाला हिस्सा होता है उसको एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया कहते हैं। बाहर की तरफ जो जेनाइटल एरिया है जो रिप्रोडक्शन में काम आता है उसको एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया कहते हैं। अब ये एक एक करके आपको पढ़ना है। अब थोड़ा सा देखो, ये चैप्टर अगर आप खुद से किताब से पढ़ोगे या खुद से एनसीईआरटी से पढ़ोगे आप नहीं पढ़ पाओगे। इतना टफ लगेगा आपको कि आप कहोगे मैम हमें समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब आप यहां से पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चंस आप सही कर लोगे, ठीक है। आइए नंबर 1 पे लिखेंगे हम टेस्टिस। 1 नंबर पे हेडिंग दोगे मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन है उसको टेस्टिस कहते हैं। बेटा टेस्टिस प्लूरल है, बहुवचन है, टेस्टिकल सिंगल होता है, ठीक है। हिंदी में इसको वृषण कहा जाता है, वृषण। टेस्टिस अपने आप में ही प्लूरल टर्म है। तो टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर, एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं नर के जनन अंग में या नर जनन तंत्र भाग में। कैसे होते हैं, ये रहे बेटा, ये रहे, देखो ये एक पहला टेस्टिस है, ये दूसरा टेस्टिस है, लेफ्ट एंड राइट। देख लो आप लिखा हुआ ना, टेस्टिस की स्पेलिंग दोनों ही सही है, आईएस भी ईएस भी सही है। सिंगल होगा तो वहां पे टेस्टिकल लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, 1 पेयर क्या होते हैं, टेस्टिस, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। जैसे लड़कियों में ओवरी होते हैं ना, अंडाशय होता है जहां पे अंडे बनते हैं, वैसे लड़कों में क्या हो गया बेटा, लड़कों में आप क्या कहोगे, आप बता दोगे टेस्टिस कह दोगे, ठीक है। उसको क्या कह देंगे, उसको टेस्टिस कह देंगे। ये कितने होते हैं, 1 पेयर। अब ये होते कहां है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। सिर्फ एग्जाम में जो आता है वही आपको पढ़ना है, फालतू की ना आपको बातें करनी है ना मुझे पढ़ाना है, राइट। लोकेशन क्या होती है, ये जहां पे पाए जाते हैं उस हिस्से को स्क्रोटम कहा जाता है, उसको स्क्रोटम हिंदी में अंडकोश कहा जाता है। और ये जो स्क्रोटम होता है ना, ये कहां होता है, ये शरीर से बाहर होता है। स्क्रोटम थैलीनुमा संरचना होती है, थैली जैसी संरचना है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। स्क्रोटम क्या होता है, ऐसे पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है और इन पाउच जैसी स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या होते हैं,
टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं। अब ये कहां होता है? तो ये आउटसाइड द बॉडी होता है, ये मेल बॉडी के बाहर की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि स्क्रोटम मनुष्य के शरीर से या नर जनन तंत्र से बाहर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये जो टेस्टिस होते हैं ना, इसमें क्या बनते हैं? इनमें बनते हैं स्पर्म्स। टेस्टिस का जो मेन काम होता है वो क्या काम होता है? स्पर्म्स फॉर्मेशन का काम होता है। ये शुक्राणु बनाने का काम करते हैं। शुक्राणु कहां बनते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले तो टेस्टिस में बनते हैं। यहां पे शुक्राणु जनन होता है, शुक्राणुओं का जन्म होता है बेटा, यहीं पे स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स क्या है? आप जानते हैं मेल गैमेट सेल है और बिना स्पर्म्स के बच्चा नहीं बन सकता, है ना? तो ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस हिस्से में होता है उन्हीं को आप टेस्टिस कहते हैं। अब बेटा मैंने कहा टेस्टिस कहां होते हैं? स्क्रोटम में। स्क्रोटम मेल बॉडी के शरीर से बाहर की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसमें स्पर्म्स बनते हैं और स्पर्म्स बनने के लिए जो हमारे बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है कितना? अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए होता है। स्पर्म्स को बनने के लिए हमारे बॉडी का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, हमारे शरीर का जो आंतरिक तापमान है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इसलिए ये टेस्टिस मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर की तरफ होते हैं। तो बेटा 37 में से 3 माइनस कर दोगे तो आप क्या लिखोगे? स्पर्म्स बनने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? तो बेटा वो होना चाहिए 34 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको 3 बार स्टार कर लेना कि शुक्राणुओं का जन्म या शुक्राणु अच्छे से बन जाए उसके लिए शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो वहां पे 34 डिग्री सेल्सियस वाला ऑप्शन आपको सही करना है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस। स्पर्म्स बनने के लिए कितना चाहिए? अप्रोक्स 34 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ये स्क्रोटम में मेल बॉडी के बाहर की तरफ होते हैं क्या? टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। अब स्पर्म्स बनने को क्या कहा जाता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने कल पढ़ाया था ना, जेनेसिस शब्द का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पर्म्स बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो बेटा आपसे पूछ ले कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहां है, तो आप आंसर क्या करके आओगे? टेस्टिस में। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, शुक्राणु जनन। और ये शुक्राणु कब बनना शुरू होते हैं? तो हमने कल की क्लास में पढ़ाया था, जब कोई लड़के की प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है, जब किसी लड़के की किशोरा अवस्था शुरू हो जाती है। कब? तो 11 से 13 साल के बीच में लड़कों के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, या आप 11 से 18 भी लिख सकते हो। ठीक है, 11 से 18 साल के बीच में कभी भी बनके ये स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। और खत्म कब हो जाते हैं? तो बेटा 55-60 की साल की उम्र के बाद स्पर्म्स की क्वालिटी बेकार हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। राइट, तो टेस्टिस कहां होते हैं ये बात समझ में आ गई। काम क्या होता है और इनको बनने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो इतना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अब एक जोड़ी क्या है? आपके टेस्टिस हैं। इन टेस्टिस की अगर आपको लेंथ लिखनी है तो लिख दो बेटा, इनकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनकी विड्थ, इनकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है? इनकी चौड़ाई होती है। ये लो, ये इसकी लेंथ और इसकी विड्थ की बात हो गई। अब ये जो टेस्टिस है इसका एनाटॉमी पढ़ोगे आप। एनाटॉमी का मतलब होता है बेटा आंतरिक संरचना। ठीक है, आंतरिक संरचना। नोट्स में 25 लिखा है, कहां से लिख लिया नोट्स में? वो गलत लिखा है अगर किसी ने लिखा है तो। हो नहीं सकता ऐसा, तो बेटा कौन सा नोट्स ले लिया आपने? अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या ये टेस्टिस है? अब इस टेस्टिस का अगर आप इंटरनल सेक्शन करोगे, आंतरिक संरचना पढ़ोगे, तो बेटा इसमें आपको 3 टाइप की सेल्स मिलेंगी। ऐसे तो टेस्टिस के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं और यहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। एक टेस्टिस का पढ़ लेते हैं तो दोनों में सेम स्ट्रक्चर होंगी, कुछ अलग तो होने वाला नहीं है। तो टेस्टिस के अंदर होता क्या है? तो वृषण के अंदर क्या होता है बेटा? आप बताओगे 3 टाइप की सेल्स होती है। 3 प्रकार की 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेल, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे, तीनों नोट डाउन करने हैं अच्छे से बेटा। कौन कौन सी? नंबर 1 पे जो सेल्स आती हैं उनको बोलते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स, हिंदी में जर्म्स या इसको रोगाणु कोशिकाएं कहते हैं। अब रोगाणु का मतलब रोग उत्पन्न करने वाली नहीं है बेटा ये। ठीक है, ये जो जर्म सेल्स होती हैं इनसे ही बनते हैं स्पर्म्स। ये सेल्स ही क्या करती हैं? स्पर्म्स बनाने का काम करती हैं, यही बनाती हैं स्पर्म्स। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मेल गैमेट या स्पर्म सेल्स बनती कहां है? बनती कहां है? तब आपका आंसर क्या होगा? टेस्टिस में। कौन सी सेल्स बनाती है? तब आपका आंसर क्या होंगे? जर्म सेल्स बनाती है। बन गई। ठीक है, अब क्या होता है? इनको बन के मैच्योर कौन करती हैं, या इनको मैच्योर होने के लिए न्यूट्रिशन कौन देती है? न्यूट्रिशन का मतलब हो गया पोषण। इन सेल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए अगर इन्हें काम करवाना है ना, तो इनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है सर्टोली सेल्स। ये ना हमारे राजस्थान में ना एक पेपर होता है RAS का, अगर आपने सुना हो तो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। जैसे यूपी में यूपीपीएससी होता है, बिहार में बीपीएससी होता है क्या, और झारखंड में जेपीएससी होता है, ऐसे है ना। तो बेटा उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं जो स्पर्म सेल्स होती हैं उनको क्या करती है? उनकी नर्सिंग करती है। नर्सिंग का मतलब वो नहीं आप जो सोच रहे हो वाली नर्स नहीं। नर्सिंग का मतलब यहां पे है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन देती है उनको। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है बेटा? भोजन देती हैं ये। और जब तक इन सेल्स के पास न्यूट्रिशन है तब तक इनके पास एनर्जी रहेगी, तब तक इनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी स्पर्म्स की। तो एग्जाम में आता है कि कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो स्पर्म्स को मैच्योर करती हैं, या स्पर्म्स की नर्सिंग का काम करती हैं, या स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देती है, भोजन प्रदान करती हैं। ठीक है, भोजन प्रदान करती हैं या पोषक तत्व प्रदान करती हैं, तो आपका आंसर होगा सर्टोली सेल्स। 3 नंबर पे जो सेल्स होती हैं वो होती है लैडिंग सेल्स। कौन सी सेल्स? लैडिंग सेल्स, लैडिंग कोशिकाएं, हिंदी में सेम नाम है लैडिंग कोशिकाएं। ये क्या करती हैं? ये वो सेल्स हैं जो मेल हार्मोन बनाती हैं।
आप जानते हैं मेल हार्मोन कौन सा होता है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए क्या जरा। ये वो सेल्स हैं जो क्या सिक्रीट करती हैं? जो नर हार्मोन बनाती हैं। मेल हार्मोन, वो हार्मोन जो मेलनेस के लिए जिम्मेदार है, जो सिर्फ लड़कों में बनता है। और कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। मानसी के लिए कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है मानसी आपको बेटा? प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है। वानी कह रही है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इज प्रेगनेंसी हार्मोन। और कौन सा लड़का प्रेग्नेंट होने लग गया? तुम यार, वानी तुम लड़का हो या लड़की हो? है पिट जाओगे उल्ट पुटाग आंसर करोगे तो। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो ये बनता है टेस्टोस्टेरोन। आपने पढ़ा होगा कि टेस्टोस्टेरोन कहां से बनता है? आप बताओगे टेस्टिस से बनता है। लेकिन टेस्टिस में कौन सी सेल्स बनाती हैं? तब आपका आंसर लेडिंग सेल्स हो। क्या पढ़ा मैंने? जरा सुनो ध्यान से। मैंने कहा एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस को ही प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं मेल का। ये प्राथमिक अंग है, प्राथमिक जनन अंग है। इनके इसके बिना कैसे काम चल जाएगा? आप खुद सोचो। इसमें क्या बन रहे हैं? स्पर्म्स। और भैया रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म्स तो चाहिए चाहिए ना। तो स्पर्म्स जहां बनेंगे उसी को ही तो प्राइमरी ऑर्गन बोलोगे। तो ये जो ऑर्गन है ना टेस्टिस, इसी को प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। टेस्टिस यानी कि वृषण जो मनुष्य होता है उसके प्रजनन तंत्र का प्राथमिक अंग है या मुख्य अंग है बेटा, मुख्य अंग है। और इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स बनते हैं उन सेल्स को, जो सेल्स बनाती हैं उनको जर्म सेल्स कहते हैं। जो स्पर्म्स को मैच्योर करती हैं, स्पर्म्स को भोजन देती हैं, स्पर्म्स को एनर्जी आती है जहां से, तो उनको सर्टोली सेल्स कहते हैं। और जहां से मेल हार्मोन बनता है, नर हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो बनाती है, उनको लैडिंग सेल्स कहते हैं। इन तीनों को ही स्टार कर लेना बेटा, यहां से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं कि तीनों सेल्स सिर्फ लड़कों के शरीर में होती हैं, लड़कियों की बॉडी में ऐसी कोई भी कोशिका देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। राइट? अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको ये पता लगे कि स्पर्म्स यहां बनते हैं टेस्टिस में, कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हम आगे करेंगे, एक चीज पे बातें करेंगे, ठीक है? अब जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। होता क्या है, मैं ना एक आपको नोट डालकर एक पॉइंट लिखवाने जा रही हूं। और बेटा ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में आता भी है, ठीक है? क्या एक बीमारी होती है, बीमारी बोल लो या कंडीशन बोल लो, क्या उसका नाम होता है क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्रिप्टोकॉर्डिज्म ये एक कंडीशन है या एक डिजीज है, आप कुछ भी कह दो, ठीक है? एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्रिप्टोकॉर्डिज्म होता क्या है? क्रिप्टोकॉर्डिज्म क्या होता है? ये एक डिजीज भी कह सकते हो आप इसको, या इसको आप एक स्टेज कह सकते हो, अवस्था कह सकते हो। इसमें होता क्या है वो सुन लो। देखो, जब लड़का अपनी मां के गर्भाशय में होता है, 9 महीने तक लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों कहां रहते हैं? मां के गर्भाशय में रहते हैं, वुम में रहते हैं। तो होता क्या है बेटा, उसके जो टेस्टिस होते हैं वो उसके शरीर में ऊपर की तरफ होते हैं, वो बाहर नहीं होते हैं टेस्टिस। लेकिन जैसे ही उस बच्चे का जन्म हो जाता है तो ये टेस्टिस बाहर की तरफ आ जाते हैं। और कहां पे, किस हिस्से में? स्क्रोटम में आ जाते हैं, अंडकोश में आ जाते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ बच्चों के अंदर ये जो टेस्टिस हैं ये बाहर नहीं आ पाते हैं बॉडी से। कहां? वो अभी भी एब्डोमिनल वाले एरिया में रह जाते हैं, पेल्विक रीजन में रह जाते हैं, वो बाहर की तरफ नहीं धसे हुए होते हैं, बाहर नहीं निकले हुए होते हैं। तो उस डिजीज को या उस स्टेज को क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहा जाता है। क्रिप्टोकॉर्डिज्म वो डिजीज है या वो स्टेट है जिसमें मेल बॉडी में जो टेस्टिस होते हैं वो मेल बॉडी के पेल्विक रीजन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो ऊपर की तरह ही होते हैं, ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन करके उनको स्क्रोटम में नीचे की तरफ उतार देते हैं। तो इस कंडीशन को क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहा जाता है, ठीक है? क्रिप्टोकॉर्डिज्म एक स्टेज है जो सिर्फ मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हो सकती है। ऐसा ही एक दूसरा शब्द होता है बेटा, मोनोकॉर्डिज्म। मोनोकॉर्डिज्म। अब ये मोनोकॉर्डिज्म क्या होता है वो भी सुन लो। एक टेस्टिस बाहर रह गया और एक पेल्विक में ऊपर की तरफ रह गया, अंदर रह गया, तो उस स्टेज का मतलब होता है मोनोकॉर्डिज्म। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। तो एक टेस्टिस बाहर रह गया, एक अंदर रह गया। तो डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके जो अंदर रहा है उसको भी बाहर कर देते हैं, वो भी बाहर कर देते हैं। तो क्रिप्टोकॉर्डिज्म और मोनोकॉर्डिज्म क्या होते हैं, शायद आप समझ गए होंगे, शायद आप समझ गए होंगे। राइट? तो ये हो गया फर्स्ट एंड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो कि ये बनते कैसे हैं स्पर्म्स, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। आ जाइए यहाँ पे। एक्चुअली होता क्या है बेटा, मान लो ये एक टेस्टिस है ना, ओवल शेप में होते हैं, अंडाकार होते हैं, ठीक है? इसमें होता क्या है, इस टेस्टिस के अंदर इस तरीके के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स रहते हैं, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स रहते हैं। और इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ये जो कंपार्टमेंट है ना, इनको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है। इनको कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे बेटा शुक्र जनन भाग, शुक्र जनन पालिकाएं या भाग, शुक्र जनन पालिकाएं लिख लो, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्वेश्चन पूछता है कितनी होती है, तो एक टेस्टिस में 250 होती हैं, 250 शुक्र जनन पालिकाएं पाई जाती हैं। इस तरीके के कंपार्टमेंट्स होते हैं किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? इस फोटो से देखो, ये है ना टेस्टिस, इसमें कंपार्टमेंट दिख रहा है, देखो पहला कंपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे दिख रहे हैं आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को ही कहा जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। और हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है बेटा इनको शुक्र जनन पालिकाएं। कितनी होती हैं? 250 इन वन टेस्टिस। एक टेस्टिस में कितनी होती है बेटा? 250। तो वन टेस्टिकल में 250 शुक्र जनन पालिकाएं होती है। आगे बात समझ में? अब जब आप और अंदर पढ़ोगे, इसके और अंदर जाओगे टेस्टिस में, इन लोब्यूल्स को खोलोगे अंदर से, तो इन लोब्यूल में इस तरीके से आपको पतली पतली नलियां मिलेंगी, ऐसे ऐसे पतली पतली नलियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी बेटा? पतली पतली नलियां मिलेंगी। इन नलियों को क्या कहते हैं? इन नलियों को कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हिंदी में क्या कहते हैं?
हिंदी में कहते हैं बेटा शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं, नाम से ही क्लियर है। शुक्र का मतलब शुक्राणु, जनन का मतलब जनन यानी जन्म होना, नलिका का मतलब नलिका, वो नलिका जहां पे शुक्राणुओं का जन्म होता है। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है ना, इनके अंदर सेल्स होती हैं कौन सी? जर्म सेल्स। तो इनके पास इस तरीके की कौन सी सेल्स होती हैं? जर्म सेल्स। और यही जर्म सेल्स तो क्या बनाती हैं बेटा? यही जर्म सेल्स क्या बनाती हैं बेटा? आपके स्पर्म्स बनाने का काम करती हैं। मैंने कहा ना, अगर ये एनसीईआरटी से आप चैप्टर पढ़ने की कोशिश करोगे, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आप कहोगे भाड़ में जान दो, हमें नहीं पढ़ना, एक नंबर हमें नहीं चाहिए, है ना। लेकिन आप मेरे से पढ़ लोगे तो आप सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से समझो सारी चीजें। मैंने कहा ये एक टेस्टिस है, ऐसे इस टेस्टिस की जब एनाटॉमी करेंगे, एनाटॉमी का मतलब आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ोगे, इसका कट करके पढ़ोगे, तो उसमें इस तरीके की बहुत सारी पालिकाएं नजर आएंगी, कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, शुक्र जनन पालिकाएं। एक टेस्टिस में 250 होती हैं, तो दोनों में 500 हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो बता दोगे। अब इनके अंदर जब आप टेस्टिक्यूलर लोब्यूल को, एक कंपार्टमेंट को ओपन करोगे, खोलोगे इसको, तो इसमें इस तरीके की आपको ये सफेद वाली जो मैंने बनाई है, ऐसी नलियां मिलेंगी। इस नली को कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इस नली के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स को कहते हैं जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स ही तो क्या बनाती हैं? स्पर्म्स बनाती हैं, शुक्राणु बनाती हैं। तो अब मेरे क्वेश्चन सुनो जो एग्जामिनर पूछता है कि एक टेस्टिस में शुक्र जनन पालिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो आंसर ये रहा आपका। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, टेस्टिस के किस हिस्से में स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है? भैया ये सबको पता है कि टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, वृषण में ही शुक्राणु बनते हैं, लेकिन वृषण के किस हिस्से में, टेस्टिस के किस हिस्से में बनते हैं? तब आपका आंसर ये होगा कि नलियों के अंदर बनते हैं। यहां पे क्या बनते हैं? स्पर्म्स। अब यहीं पे क्यों बनते हैं? क्योंकि इसी हिस्से में स्पर्म्स बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, और वो कोशिकाएं कौन सी होती हैं? वो जर्म सेल्स होती हैं, वो जर्म सेल्स होती हैं। आगे बात समझ में? तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने स्टार कर दिए बेटा, तीनों एग्जाम में आते हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। इस तरीके से ये तीनों मैंने स्टार कर दिए, एग्जाम में आते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है टेस्टिस, आप खुद देख सकते हो। ये रहे कंपार्टमेंट्स, है ना, ये रहा एक टेस्टिस। तो यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स बन रहे हैं। आगे बात समझ में? चलें अब आगे चलूं तो फर्स्ट ऑर्गन मैंने कहा था मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 4 भागों में बांटा कि नहीं बांटा? हाँ जी मैम, ये देखो 4 पार्ट्स में बांटा था। टेस्टिस के बारे में आपने पढ़ लिया। यहाँ क्या होते हैं? स्पर्म्स बन गए। अब स्पर्म्स बन गए, बनना शुरू कब होते हैं? जब वो लड़का 11 साल का हो जाता है, उसकी प्यूबर्टी एज, उसकी किशोरावस्था शुरू हो जाती है, तो स्पर्म्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, राइट। उसी समय उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस बच्चे की प्यूबर्टी एज के साथ ही स्पर्म्स बनना शुरू होंगे। साथ में उस लड़के में दाढ़ी मूंछ आएंगी, उसकी आवाज भारी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी उसकी आवाज, है ना। तो उसकी किशोरा अवस्था वाले बदलाव होते हैं ये, राइट। तो अब क्या होगा? अब उसके अंदर स्पर्म्स बन चुके हैं टेस्टिस के अंदर। अब ये स्पर्म्स बाहर निकलेंगे तो कुछ नलियों की सहायता से निकलते हैं, और उन्हीं नलियों को हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। उन्हीं को हम सहायक नलिकाएं कहते हैं। तो 2 नंबर पे आफ्टर टेस्टिस हो गया, स्पर्म्स बन गए। अब इन स्पर्म्स को देखो बेटा, डायग्राम से समझने की कोशिश करो आप। ये देखो, अब स्पर्म्स तो यहां बने ना, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। अब इनको इस हिस्से से होते हुए बाहर भी तो निकालना है ना, तो इसको बाहर कहां से आते हैं? तो कुछ नलियों की सहायता से आते हैं, और वो नलियां क्या कहलाती हैं? वो एक्सेसरी डक्ट्स कहलाती हैं। कितनी होती हैं? 4। आप आज की क्लास में इनके नाम याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। ये बड़े टफ से नाम होते हैं बेटा, लिख दो 2 नंबर पे एक्सेसरी डक्ट्स, सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, कौन कौन सी होती हैं जो मेल में होती हैं, कौन कौन सी होती है जो फीमेल में होती है। फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ भी सेम नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 पे लिखो, 1 नंबर पे लिखो एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस, डाइडमिस हिंदी में बाद में लिखेंगे नाम, ठीक है। नंबर 2 पे लिखो रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस। नंबर 3 पे लिखो वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंशिया। और नंबर 4 पे आएगा वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। ये 4 नलियां होती हैं बेटा। अगर पूछ ले ये चारों किसके सिस्टम में होती हैं? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। लिखो इनको हिंदी में क्या कहते हैं? एपिडाइडमिस को कहते हैं शुक्राणु जनक नलिकाएं, शुक्राणु जनन नलिकाएं, ठीक है। यहाँ पे मैच्योर होते हैं। बाकी तो इन दोनों को शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। शुक्र वाहिकाएं जो शुक्राणुओं का वाहन करती हैं, वाहिकाएं नली। हिंदी में कुछ अलग नहीं है बेटा, शुक्र वाहिकाएं नली हो जाएंगी। यहाँ पे मैच्योर होते हैं, इसलिए इसका नाम शुक्राणु जनन ही पड़ जाता है, ठीक है। बाकी को शुक्र वाहिकाएं नलिका जो शुक्राणुओं का वाहन करती है उनको कहते हैं, ठीक है। आप सुनो ये बात को ध्यान से। मैं पहले आपको चारों दिखाती हूँ डायग्राम में। मैं आपको चारों दिखाती हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? दिख ही रहा होगा सबको। जो चारों नाम मैम ने लिखवाए हैं, चारों नाम ढूंढो इसमें। मिल गया? हाँ जी मैम। वास डेफरेंस मिल गया? हाँ जी मैम। और इसमें दिखा नहीं रखा, उसमें देखते हैं वाले का एनाटॉमी कर रखा ना, रखा ना, ये रहा देखो। इसमें भी 2 ही दिखाई है ना। अरे बाबा रे, कौन सा इमेज लगा ला आज हम। इसमें कितने दिखाई है? 2 ही दिखाई है ना। टेस्टिस पर दिखाया नहीं। चलो कोई नहीं, हम कल दूसरा वाला डायग्राम दिखाएंगे, उसमें चारों दिखाएंगे। ये बाहर से डायग्राम है ना, ये वाला अंदर का पूरा डायग्राम नहीं है ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। इसमें भी 2 ही दिख रही है ना, वास डेफरेंस एपिडाइडमिस से दिखाया ना। चलो कोई नहीं, कल हम चारों नलियों वाला डायग्राम आपको दिखाएंगे। तो ये 4 नलियां क्या होती हैं? इनको बोला है एक्सेसरी डक्ट्स, सहायक नलिकाएं। ये नलियां क्या करती हैं? स्पर्म्स तो बन गए, अब ये स्पर्म्स को बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं।
शुक्राणुओं के वाहन में हेल्प करते हैं बेटा, इसीलिए इनका शुक्राणु वाहन नलिकाएं नाम पड़ गया, इसलिए इसका शुक्राणु वाहन नलिकाएं नाम पड़ गया बेटा। कौन कौन सी होती है? एपिडाइडमिस, रेड टेस्टिस, वास एफरेंसिया, वास डेफरेंस। मेल की नसबंदी होती है, में इसी नली को काट देते हैं, काट के बांध देते हैं। तो ये बात हम कल की क्लास में करें, ठीक है? इतना आपको याद करना है आज की क्लास। आज बहुत जल्दी टाइम हो गया क्योंकि 10 मिनट तो आज क्लास वैसे ही लेट स्टार्ट हुई थी। ओके, नोट्स अपलोड हुए नहीं क्या आपके बैच में? नोट्स अपलोड हो रखे हैं बेटा? सही नोट्स गणेश मैं देखती हूँ एक बार, कौन से नोट्स आप बोल रहे हो? मैम सर्जरी क्या होती है? मैम सर्जरी क्या होती, क्यों होती है? मेरी गलत कर दी मेरी वाइफ की सर्जरी। कैसी सर्जरी गलत कर दी? सर्जरी तो बहुत सारे